कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमास ने इजराइल पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया, जिसमें बहुत से इजरायली नागरिक मारे गए और कुछ को आतंकी किडनैप करके फिलिस्तीन ले गए। इस पूरी घटना के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक मोसाद कैसे कर सकता है। लेकिन आज हम मोसाद पे सवाल उठाने नहीं आए हैं, बल्कि मैं बात करूंगा मोसाद के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसके बाद से दुनिया ने मोसाद का लोहा मान लिया और मोसाद बन गया। 1980 और 1990 के दशक में फिलिस्तीनी समर्थक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर्स के घर पे एक गुलदस्ता आता था। साथ में होता था एक नोट जिस पर लिखा रहता, हम न भूलते हैं न माफ़ करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद उस परिवार के किसी शख्स की हत्या हो जाती। ये तरीका मोसाद का था। इस दौर में इजराइल के गुनहगार पाताल में भी छुप जाते तो शायद मोसाद उन्हें ढूंढ लाती। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मोसाद किसी को माफ़ी देने को तैयार ही नहीं था। कहानी है ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की, यानी ईश्वर के प्रकोप की। ये प्रकोप बरसा था साल 1972 में और ऐसा बरसा कि 20 सालों तक बरसता ही रहा। लेकिन आखिर ये मिशन क्यों शुरू किया गया और ये 20 सालों तक कैसे चला, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। 6 सितंबर 1972 के दिन इजराइल में हर कोई टीवी और रेडियो से चिपका हुआ था। जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक चल रहा था, लेकिन उस दिन लोग खेल नहीं देख रहे थे। वहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि फिलिस्तीन के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम ब्लैक सितंबर था, उसके आतंकियों ने इजराइल के कुछ खिलाड़ियों को किडनैप कर लिया था। हुआ ये था कि जर्मनी में हिटलर की मौत के बाद पहली बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया गया था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन 5 सितंबर को प्लेयर्स की ड्रेस पहन के कुछ आतंकी ओलंपिक विलेज में घुस जाते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये किसी देश के खिलाड़ी हैं। उन्होंने हथियार को भी अपने कपड़ों और बैग में छिपा लिया था। जब वो अंदर गए तो उन्हें ये नहीं पता था कि इजराइल के प्लेयर्स कहाँ रुके हैं। ये पता करने के लिए उन्होंने वहाँ मौजूद कनाडा के खिलाड़ियों से उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने इजरायली प्लेयर्स का पता बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो भी खिलाड़ी ही हैं। बाद में वे सारे आतंकी इजरायली प्लेयर्स के रेस्ट रूम की तरफ चले गए। वहाँ 3 रूम इजरायली खिलाड़ियों के लिए बुक था। एक में सारे कोचेस थे, रूम नंबर 3 में रेसलर्स और वेटलिफ्टर थे और बाकी खिलाड़ी रूम नंबर 2 में थे। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे, इसलिए सारे प्लेयर्स सो रहे थे। जब आतंकी अंदर घुसे तो आवाज हुई। आवाज को सुन के इजराइल के रेसलिंग रेफरी योसेफ गटफेंड जग गए। वो जब बाहर निकले तो देखा कि मास्क पहन के कुछ आतंकी हथियार के साथ गेट पर खड़े हैं। उन्होंने वहां मौजूद 135 केजी वेट उठा के गेट की तरफ फेंका, जिससे आतंकी थोड़े घबरा गए और पीछे हट गए। योसेफ के इस एक्शन से उनके रूममेट वेटलिफ्टिंग कोच टूविया सोकोलोस्की को इतना टाइम मिल गया कि वो खिड़की तोड़ के भाग सके। उन्होंने ऐसा ही किया और वो भाग गए। इसके बाद योसेफ और उनके तीसरे साथी वेटलिफ्टिंग कोच मोसे विनबर्ग आतंकियों पर टूट पड़े। कुछ आतंकी इस हमले में घायल हो गए, लेकिन उनके पास हथियार था, इसलिए उन्होंने योसेफ को गोली मार दी और मोसे विनबर्ग को भी घायल कर दिया। अब घायल होने के बाद वो गिर पड़े और कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। इसका फायदा उठा के आतंकियों ने उन्हें इजरायली प्लेयर्स के रूम में ले जाने को बोला और मोसे को खींचकर ले जाने लगे। लेकिन इतना घायल होने के बाद भी मोसे ने अपना दिमाग लगाया और रूम नंबर 2 में सो रहे प्लेयर्स को बोल दिया कि ये दूसरे कंट्री के प्लेयर्स हैं। इजरायली प्लेयर्स रूम नंबर 3 में हैं और रूम नंबर 3 में सारे रेसलर्स और वेटलिफ्टर मौजूद थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये आतंकी रूम नंबर 3 में जाएंगे
तो उसमें मौजूद खिलाड़ी रूम नंबर 2 के खिलाड़ियों से ताकतवर हैं, क्योंकि वे रेसलर और वेटलिफ्टर हैं और वहां आतंकियों के जाने पर वो उन्हें मार देंगे। बट रात का समय था, इसलिए सारे प्लेयर्स सो रहे थे। आतंकी जैसे ही 3 नंबर रूम में गए तो उन्होंने मोसे को मार दिया और वहां मौजूद 9 खिलाड़ियों को बंधक बना दिया। अब सुबह हुई और ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। सब लोग टीवी पर चिपके हुए थे ताकि उन्हें ये खबर मिले कि सारे बंधक छुड़ा लिए गए हैं। अब चूंकि होस्ट कंट्री जर्मनी था, इसलिए उस पे भी काफी प्रेशर था। अब जर्मनी की सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों से बात करने लगी और नेगोशिएशन में जुट गई। आतंकियों ने इन बंधकों को छोड़ने के बदले में इजराइल में कैद 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए कहा। जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट ने इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मीर को फोन मिलाया और होस्टेज क्राइसिस की जानकारी दी। गोल्डा मीर इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 17 मार्च 1969 को शपथ लेने के बाद उनके सामने ये पहली सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इजराइल की पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए जर्मन चांसलर को दो टूक जवाब दिया। इजराइल आतंकियों की मांग नहीं मानता, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। अब कुछ देर बाद ये खबर मिली कि जर्मन फोर्सेस द्वारा सारे बंधकों को छुड़ा लिया गया है। गोल्डा मीर अपने ऑफिस में शैंपेन खोल रही थी। लोग जश्न मना रहे थे। लगा कि बला टली, लेकिन अगली सुबह पता चला कि ये खुशखबरी नहीं, महज खुशफहमी है। खिलाड़ियों के बचाए जाने की बात अफवाह थी। चरमपंथियों ने 9 के 9 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। 5 आतंकी भी मारे गए, लेकिन 3 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। आज इस खबर को सुन के सबको एहसास हुआ कि दुख से ज्यादा बुरा सुख के बाद मिलने वाला दुख होता है। इजराइल में लोगों में भयानक गुस्सा था। चारों तरफ बस एक ही आवाज उठ रही थी, बदला। हुआ ये था कि जब इन आतंकियों की बात नहीं मानी गई तो इन्होंने जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेस से निकलने के लिए सेफ पैसेज की मांग की और इधर जर्मन फोर्सेस ने प्लान बनाया ताकि खिलाड़ियों को छुड़ाया जा सके। इसके बाद स्नाइपर लेके कुछ सैनिक तैयार हो गए। उन्हें लगा कि बस 5 ही आतंकी हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 8 आतंकी हैं तो उनका प्लान फेल हो गया। उन्होंने 5 आतंकियों को तो मार गिराया, लेकिन 3 बचे हुए आतंकियों ने बाकी खिलाड़ियों की हत्या कर दी। इसके बाद जर्मन फोर्सेस पे हमला किया, जिसमें कुछ सैनिक घायल हो गए और 2 की तो मौत भी हो गई, लेकिन उन तीनों आतंकियों को पकड़ लिया गया। हिटलर द्वारा किए गए ज्यूस होलोकॉस्ट के बाद जर्मनी की धरती पर यह पहली बार था जब किसी ने यहूदियों को मारा था। इजराइल ने इन हत्याओं का बदला लेने के लिए सीरिया और लेबनान में चरमपंथियों के ठिकाने पर बमबारी की। कुल मिलाकर 200 लोग मारे गए। कहने को तो बदला लिया जा चुका था, लेकिन वे 3 हमलावर अभी बाकी थे जिन्हें म्यूनिक में जिंदा पकड़ा गया था। इनके नाम थे अदनान अल-गासे, जमाल अल-गासे और मोहम्मद सफादी। इजराइल उन्हें सौंपने की मांग कर रहा था, क्योंकि जर्मनी में डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती थी। मामला यहीं फंसा हुआ था कि कुछ हफ्ते बाद एक और घटना घट गई। अक्टूबर 1972 की एक दोपहर फ्लाइट 615 सीरिया से जर्मनी जा रही थी। बीच में एक स्टॉपओवर था। यहाँ 2 लोग विमान में चढ़े। कुछ ही देर में उन्होंने विमान को हाईजैक कर लिया। उनकी मांग थी कि म्यूनिक में पकड़े गए तीनों हमलावरों को रिहा किया जाए। जर्मनी इसके लिए तैयार हो गया। हमलावर रिहा कर दिए गए। वहां इजराइल में अब तक 11 लोगों की मौत का शोक खत्म भी नहीं हुआ था कि इस खबर ने इस दुख को गुस्से में बदल दिया। गोल्डा मीर पर काफी दबाव था। तुरंत उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई। एक खुफिया कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का नाम रखा गया कमेटी एक्स। इस कमेटी को तय करना था कि म्यूनिक हमलों का बदला कब और कैसे लिया जाएगा। कमेटी एक्स ने तय किया कि म्यूनिक हमलों के लिए जिम्मेदार तमाम लोगों की एक लिस्ट बनेगी। हर एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। ये काम कतई आसान नहीं था।
इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर 20 से 35 लोगों की लिस्ट बनाई गई। ये लोग यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में फैले हुए थे। हर एक को ढूंढना था और ठिकाने लगाना था, वो भी इस तरह कि इजराइल से हत्या के तार न जुड़ पाएं। ये काम सिर्फ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही कर सकती थी। मोसाद ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। मोसाद के एजेंट माइकल हरारी इस ऑपरेशन को लीड करने वाले थे। उन्होंने 5 टीमें बनाई। हर टीम का नाम एक खास हिब्रू अल्फाबेट पर रखा गया था। उन टीमों का नाम था अलिफ, बेट, हेट, अइन और कोफ। अलिफ टीम में 2 ट्रेंड किलर थे। बेट में 2 एजेंट थे जो बाकी टीम की फर्जी पहचान बनाने का इंतजाम करने वाले थे। हेट में 2 एजेंट थे जिनका काम होटल, कार आदि का इंतजाम करना था। अइन में 6 एजेंट थे जिनका काम निशानदेही और टीम के लिए एस्केप रूट तैयार करना था। और 5वीं टीम थी कोफ, जिसमें 2 लोग थे जो कम्युनिकेशन का जिम्मा संभालने वाले थे। ऑपरेशन में शामिल किसी भी एजेंट का इजरायली सरकार से कोई संपर्क नहीं था। वो बस माइकल हरारी को रिपोर्ट करते थे। ऑपरेशन की शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 1972 के दिन। रोम के एक होटल में गोलियों की आवाज आई और लिस्ट से पहला नाम काट दिया गया। 1 महीने बाद फ्रांस से भी ऐसी ही खबर आई। ब्लैक सितंबर का एक लीडर महमूद हमसारी जानता था कि वो मोसाद के निशाने पर है, इसलिए अपने अपार्टमेंट में छुप कर बैठा था। मोसाद को ये पता था कि लड़कियां इस आतंकी की कमजोरी हैं। एक रोज उसे एक पत्रकार का कॉल आया जो एक लेडी थी। पत्रकार ने उसे मिलने के लिए बुलाया। महमूद जैसे ही बाहर निकला, मोसाद की एक टीम उसके घर में घुसी और उसके टेलीफोन में बम लगा दिया। घर लौटते ही महमूद के पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उधर से उसी रिपोर्टर की आवाज आई। हेलो, आप महमूद बोल रहे हैं? उधर से आवाज आई, जी हाँ, मैं महमूद बोल रहा हूँ। फिर रिपोर्टर ने कहा, आप सही से घर पहुँच तो गए? महमूद ने बोला, जी हाँ, मैं घर पहुँच गया। उधर जैसे ही रिपोर्टर को कंफर्म हुआ कि ये महमूद ही है, तभी एक रिमोट सिग्नल से फ़ोन में ब्लास्ट कर दिया गया। अब इस ब्लास्ट से महमूद बुरी तरह घायल हो गया। इसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ दिन बाद वहाँ महमूद की मौत हो गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब तक महमूद हॉस्पिटल में था, मोसाद भी वहाँ उस पे नज़र रखे थी और जब कंफर्म हो गया कि वो मारा जा चुका है, उसके बाद लिस्ट से दूसरा नाम भी काट दिया गया। इसके बाद लगातार ऐसे हमले होते रहे। म्यूनिख हमलों के लिए जिम्मेदार हर शख्स को चुन चुन कर मारा गया। यहाँ तक कि इस ऑपरेशन के लिए इजराइल ने अपने दोस्तों तक की फिक्र नहीं की। मोसाद ने बेरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक प्रोफेसर को मार डाला, जिस पर उन्हें शक था कि उसने म्यूनिख हमलों के लिए हथियार पहुंचाए थे। पेरिस में घर लौटते हुए उसकी हत्या की गई। पुलिस के अनुसार उसके माथे और सीने पर एक खास शेप में गोली मारी गई थी, मानो मारने वाला किसी को संदेश देना चाह रहा हो। संदेश देने के और भी तरीके थे। मौत से कुछ दिन पहले मरने वाले के परिवार के पास एक गुलदस्ता आता था, साथ में एक कार्ड रहता था जिस पे लिखा होता था, हम न भूलते हैं न माफ करते हैं। और तो और जब भी किसी को मारा जाता तो उसे 12 गोली मारी जाती थी, 11 उन खिलाड़ियों की तरफ से और 1 गोली मोसाद की तरफ से। इसके अलावा अखबार में अगले टारगेट का शोक संदेश छाप दिया जाता था, जिससे मरने वाले को पता चल जाता कि अगला निशाना वो ही है। ये डराने का तरीका था और कारगर भी था। अब इसको पढ़ने के बाद जो भी टारगेट होता वो डर के गलतियां करने लगता और ये गलतियां उसकी मौत का कारण बन जाती। लगातार हो रही हत्याओं से घबराहट फैल चुकी थी, जिसके चलते एक बार मोसाद की लिस्ट में शामिल 3 लोगों ने खुद को लेबनान के एक घर में कैद कर लिया। बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी। मोसाद ने इन तीनों के लिए एक और स्पेशल ऑपरेशन का प्लान तैयार किया। ये ऑपरेशन होने वाला था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के ही अंदर। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। इस ऑपरेशन के लिए इजरायली नेवी और एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ। स्पीड बोट के जरिए इजरायली स्पेशल फोर्स के कमांडोज लेबनान के तट पर उतरे।
ये लोग आम लोगों के वेश में अपने टारगेट्स तक पहुंचे। कई मर्दों ने औरतों का वेश बदल लिया था और रातों रात बिल्डिंग में घुसकर तीनों लोगों को मारकर लौट भी गए। एक बिल्डिंग तो इतनी चाक चौबंद थी कि उस पर पैराट्रूपर्स को उतरना पड़ा। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की शुरुआत गोल्डा मीर के कार्यकाल में हुई थी, इसलिए ब्लैक सितंबर संगठन ने उनसे बदला लेने का प्लान बनाया। जनवरी 1973 में गोल्डा मीर रोम जाने वाली थी। ये खबर ब्लैक सितंबर के कमांडर अली हसन सलामेह को लगी। सलामेह ही म्यूनिख हमलों का मास्टरमाइंड भी था। उसने गोल्डा मीर की हत्या का प्लान बनाया। उसके साथ ही यूगोस्लाविया से इटली तक नाव में लाद कर मिसाइल लेकर आए। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली ये मिसाइल उस एयरपोर्ट पर छुपा दी गई थी जहां गोल्डा मीर का विमान उतरने वाला था। साथ ही सलामेह ने मोसाद का ध्यान भटकाने के लिए प्लान बनाया कि थाईलैंड में इजराइल के दूतावास पर हमला करेंगे। 14 जनवरी को गोल्डा का प्लेन रोम में उतरने वाला था। उसके कुछ रोज पहले मोसाद ने एक कॉल को इंटरसेप्ट किया जिसमें एक आदमी दूसरे से कह रहा था कि जश्न के लिए मोमबत्ती जलाने का वक्त आ गया है। ये कोड था और ये एक लाइन काफी थी मोसाद के द्वारा मोमबत्ती बुझाने के लिए। मोसाद ने तुरंत छापेमारी शुरू की। रोम के एक घर से उन्हें कुछ मिसाइलों का ब्लूप्रिंट मिला। गोल्डा मीर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। जिस दिन उनका प्लेन उतरा, एयरपोर्ट चारों तरफ से सुरक्षा बलों से घिरा था। सुरक्षा बलों को वहां एक संदिग्ध वैन दिखाई दी। उन्होंने वैन के ड्राइवर को उतरने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो लोग वहां से पैदल ही भाग निकले। सुरक्षा बलों को वैन से 6 मिसाइलें मिली। सलामेह के आदमी इसे गोल्डा मीर के प्लेन पर चलाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर मोसाद ने उनका प्लान फेल कर दिया। अब इस घटना का जो मास्टरमाइंड था सलामेह, उसे पता चल चुका था कि मौत उसके पीछे लग चुकी है। मौत यानी मोसाद। अली हसन सलामेह अगले कई सालों तक छुपता फिरता रहा। अंत में जनवरी 1979 में मोसाद ने उसकी कार में बम लगाकर उड़ा दिया। ये सफलता 3 कोशिशों के बाद मिली थी। एक बार तो हुआ ये था कि मोसाद को इन्फॉर्मेशन मिली कि लिलीहैमर के एक छोटे से नॉर्वेजियन टाउन में सालेह छुपा हुआ है। उसके बाद 21 जुलाई 1973 को मोसाद के कुछ एजेंट्स ने सालेह को मार दिया, लेकिन यहाँ मोसाद से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने जिसे मारा वो सालेह नहीं बल्कि मोरक्कन वेटर था। एक गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में मोसाद ने एक निर्दोष को मार दिया था। इसके बाद वहां की लोकल पुलिस ने 6 इजरायली एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिलाएं थीं, लेकिन साल 1975 में उन्हें इजराइल को सौंप दिया गया। हालांकि मोसाद यहां भी नहीं रुका। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड 20 सालों तक चला। इन सालों में मोसाद ने जर्मनी से रिहा हुए 2 हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक आतंकी उनके हाथ नहीं आया, जिसका नाम था जमाल अल गासे। जमाल अल गासे नाम का वो तीसरा शख्स नॉर्थ अफ्रीकी देश ट्यूनीसिया में जाकर छुप गया था। आखिरी बार उसे साल 1999 में एक डॉक्यूमेंट्री में देखा गया। डॉक्यूमेंट्री का नाम था वन डे इन सितंबर। इसमें जमाल अल गासे का इंटरव्यू भी शामिल था। अब मोसाद जमाल अल गासे को ढूंढने में लग गई, लेकिन कुछ साल बाद उसकी एक नेचुरल डेथ हो गई, जिसके बाद उस मिशन में इन्वॉल्व सारे आतंकी मारे जा चुके थे और इस मिशन को बंद कर दिया गया। ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा मिशन होगा जो 20 सालों तक चला और दुनिया के हर कोने से ढूंढ ढूंढ के एक आतंकियों को मारा गया। जब ये मिशन दुनिया को पता चला तो मोसाद का नाम टॉप सीक्रेट एजेंसी में शामिल हो गया और लोगों ने मोसाद का लोहा मान लिया। लेकिन हाल ही में हुई घटना के बाद मोसाद काफी शर्मिंदा है। पिछले 2 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इजराइल और गाजा में लगातार लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम बस ये विनती कर सकते हैं कि इसमें कोई निर्दोष ना मारा जाए। तो ये थी ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप मोसाद से जुड़े और मिशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।